हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये बैच लेके आए हैं और हमारे इस बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025। ठीक है, तो यहाँ पर सब चीज़ आपको फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा, सारी क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स। ठीक है, और क्लासेस में आप हमारे साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए ताकि आपको जो है आपकी तैयारी होती रहे, क्योंकि अगर हम नोट्स साथ साथ बनाते रहते हैं क्लासेस में तो हमें ज़्यादा अच्छे से हम उसे हम उसे अच्छे से कर सकते हैं और उसे जो है सही से अपने नोट्स भी टाइम टू टाइम बना के तैयार कर पाएंगे। अगर हम बात को छोड़ देंगे तो क्या है, हम क्लासेस तो देख लेंगे लेकिन हम नोट्स बना नहीं पाएंगे, इससे आपका डबल टाइम जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि क्लास देखते रहिए और जो है आपको पीडीएफ दे दी ही जाएगी तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपना शेड्यूल देख लेते हैं क्लासेस का। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिंदी का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं और बीच बीच में क्या है, हम प्रैक्टिस सेट जो है कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपको पता है, मैं आपको बाल विकास पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ और इसकी टाइमिंग होती है 5 बजे। ठीक है, तो मैं आपको काजल मैम, ठीक है, आपको जो है बाल विकास अभी पढ़ा रही हूँ और इसके बाद आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगी। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाएंगी और कंप्यूटर पढ़ाएंगी। तो संस्कृत की टाइमिंग होगी 4 बजे की और कंप्यूटर की टाइमिंग होगी 3 बजे की। और फिर आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे मैथ, तो मैथ वो 6 बजे पढ़ाएंगे। तो 6 बजे क्लासेस हैं। तो इसमें भी आपको एकदम बेसिक से आपके डीएलएड में जो भी आपका सिलेबस आता है उसमें ध्यान में रखते हुए सारे क्लासेस में आपके लिए जो है जो भी कराया जाएगा, सारा सिलेबस आपको डीएलएड से रिलेटिव ही कराया जाएगा। ठीक है, और आपको डीएलएड के अलावा जो है आपके सीटेट का भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि आपको जो बीटीसी में आपको आता है वही आपके सीटेट और बाकी एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसको अब आप अच्छे से करते हैं तो आप सीटेट भी अपने बीटीसी के साथ साथ निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, आप बिहार शिक्षक भर्ती या सेंट्रल की कोई भी जॉब आती है तो उसमें आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सीटेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो है, जैसे आप पता ही है आपको कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हो रहा है और ये इस सब्जेक्ट का नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो एजुकेशन ये फर्स्ट है हमारा। ठीक है, एजुकेशन फर्स्ट है और ये प्रथम प्रश्न पत्र है। कौन सा? प्रथम प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो करने वाले हैं वो है ये। तो अधिगम के प्रमुख सिद्धांत एवं कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है। तो इसमें आज हम करेंगे थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत करने वाले हैं। सही है, तो अभी हम देखेंगे तो अधिगम से रिलेटिव जो भी जितने भी सिद्धांत आपके सिलेबस में हैं हम उन सभी को लेते हुए चलेंगे, उन सभी को करेंगे। लेकिन सबसे पहले थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत करेंगे आज हम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक बार हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हमारे आते हैं। तो यहाँ पर यह है अधिगम के सिद्धांत, ये है उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत और उद्दीपन सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें आते हैं पुनर्वलन का सिद्धांत आता है। पुनर्वलन में थॉर्नडाइक, स्कैनर, हल और मिलर ने दिया हुआ है। और आप पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी है तो वाटसन, गुथरी और पेबलब ने दिया है। सही है, तो इस तरीके से इसका ऐसे वर्गीकरण हुआ है अधिगम के सिद्धांतों का। कभी आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ पर इसको बता सकते हैं। और सेकंड इसमें है कि प्राचीन संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, प्राचीन संज्ञानात्मक सिद्धांत में किस किसने दिया है, इन्होंने दिया है बर्दाइमर, कोहलर, कैफका, प्याजे, टॉलमैन और जो है बोल्ट लेविन। तो इन्होंने दिया है। आधुनिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया है डेविड आशुबेल, बूनर और बेंडुरा। तो आपको जो पूछे जाएगा मैं आपको इनमें से वही कराऊंगी जो आपके बीटीसी में सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो हर्बर्ट ली थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम क्या है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि थॉर्नडाइक का पूरा नाम बताइए। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक,
तो इनका ये पूरा नाम है। और थॉर्नडाइक कहाँ के मूल निवासी थे? अमेरिका के। तो कभी भी वन नंबर क्वेश्चन में जो वन लाइनिंग क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप से जो है जगह की नाम दे दी जाएगी। उसमें अगर आपको पता होगा कि अमेरिका के निवासी हैं तो आप वहाँ पर अमेरिका के निवासी टिक करके आएंगे। और पूछा भी जा सकता है कौन से विचारधारा के हैं, किस विचारधारा का समर्थन करने वाले हैं, तो व्यवहारवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के मूल निवासी थे और व्यवहारवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने कम प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रकाशन कब किया था? 1913 में किया था। ठीक है। थॉर्नडाइक का मानना था कि बार बार उत्पन्न करने से किसी भी कौशल को आसानी से सीखा जा सकता है, कि बार बार अगर हम किसी चीज़ का प्रयास करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे से सीख सकते हैं। आगे क्या कहा है कि अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच एक संबंध बनता है। ठीक है। किसके द्वारा कहा गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया है। ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। कौन सी विचारधारा के समर्थक थे? व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक है। इनका फुल नाम क्या था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है। इसी संबंध का बनना अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम। तो इसी संबंध का बनना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। जो उद्दीपन और अनुकरण के बीच में जो संबंध बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है। इनके द्वारा कहा गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं और देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि इनके सिद्धांत के कई अन्य नाम से जाना जाता है। इनका जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उसको और किस किस नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको बहुत ही आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इनके सारे नाम जो है आपको याद होना चाहिए मुँह ज़ुबानी, तो ये आपसे पूछे ही जाते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में ले लीजिए, इन नामों का आपको जिक्र मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये है थॉर्नडाइक जी। ठीक है। ये थॉर्नडाइक जी हैं। अब हम देखेंगे इनके जो सिद्धांत है उसको हम किस किस नाम से जानते हैं। तो पहला है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है। और इसी को हम और किस नाम से जानते हैं? थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट नाम हो गया इनका, ये सेकंड नाम हो गया। अब थर्ड नाम क्या दिया है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद इसे और किस नाम से जानते हैं? फोर्थ नेम इसका है कि एस आर बॉन्ड। ठीक है। सिद्धांत। तो एस आर बॉन्ड सिद्धांत क्या है? तो क्या है? एस आर बॉन्ड सिद्धांत। ठीक है। और फिफ्थ नंबर इसका होगा, वो होगा सहसंबंधवाद का सिद्धांत। सहसंबंधवाद का सिद्धांत। 6 होगा इसमें। 6 है चयन का संबंध का सिद्धांत। चयन के संबंध का सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद 7th नेम होगा इसका, इसके बाद 7th नाम जो होगा वो होगा परमाणु बालू की टीला सिद्धांत। परमाणु बालू की टीला सिद्धांत, इस नाम से भी इनके सिद्धांत को जाना जाता है। इसके बाद प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये तो आपको पता ही है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं? 8। टोटल 8 नाम हैं जो इनके सिद्धांत को इस नामों से पहचाना जाता है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना और इसको जो है आप लिख लिख के सीख लेना या आप इसको याद कर लेना। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो 4th नंबर वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से पूछा जाता है, और 3rd। ठीक है। बाकी तो आप याद कर लेंगे। एस आर बॉन्ड सिद्धांत और सहसंबंधवाद सिद्धांत और जो है और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये नाम आपसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाता है। बाकी तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में आगे और देखेंगे। अब देखेंगे ये नाम इनको क्यों दिए गए हैं। ये जो डिफरेंट टाइप के इन्होंने नाम दिए हैं, नए नए नाम दिए हैं अपने सिद्धांत को, वो क्यों दिए हैं। तो थॉर्नडाइक का मानना है कि
तो थॉर्नडाइक का मानना है यहाँ पर आएगा यहाँ पर क्या आएगा, सीखने। ठीक है, सीखने के लिए प्रभावशाली उद्दीपन का होना आवश्यक है। क्या है, इन्होंने कहा है कि अगर हम सीखना चाहते हैं तो वहां पर उद्दीपन का होना आवश्यक है। प्रत्येक प्राणी तभी अधिगम करता है जब उसके समक्ष मनचाहा उद्दीपक प्रस्तुत होता है। जैसे हम मनचाहा, ऐसे हमारा मनचाहा उद्देश्य होगा तभी हम क्या कहेंगे, अधिगम के लिए क्या होंगे, अंदर से प्रेरित होंगे। ठीक है, अधिगम मानव मस्तिष्क द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक मानसिक क्रियाओं में अंतर पाया जाता है। तो जो ये प्रक्रिया है मानसिक प्रक्रिया अधिगम की, इसमें शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में क्या अंतर होता है। इसीलिए किसी कौशल को एक बालक कम समय में सीख लेता है जबकि दूसरा सीखने में अधिक समय लगाता है। ठीक है, तो जो है सभी के अंदर जो है सीखने की अलग अलग तरह की होती है, क्षमता होती है। कोई जल्दी सीख लेता है तो कोई देर में सीख पाता है। इसके बाद थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत किया कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी उद्दीपन का हाथ अवश्य होता है। ठीक है, कि अगर हम कोई अनुक्रिया कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा कोई उद्दीपन जरूर होता है, उद्दीपक जरूर होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे और देखेंगे। इसके बाद है सीखने के अनेक तत्व एलिमेंट्स कार्य करते हैं। उन्होंने कहा है बहुत सारे एलिमेंट्स सीखने पर कार्य करते हैं। इनमें से एक या अनेक तत्व मिलकर उत्तेजक हैं रूप में प्रस्तुत होते हैं, उत्तेजक रूप में प्रस्तुत होते हैं। ये उत्तेजक प्राणी पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो ये उत्तेजक जो हमारे अंदर उत्तेजक जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक विशेष प्रकार की क्रिया करता है। ठीक है, इस प्रकार एक उद्दीपक का एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। इसी संबंध में उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा प्रकट करते हैं। ठीक है, जो संबंध स्थापित हो जाता है उसी को हम क्या करते हैं, अनुक्रिया द्वारा प्रकट करते हैं। सही है, ये सिद्धांत इतना प्रबल है कि भविष्य में जब भी उस उद्दीपक की पुनरावृत्ति होती है तो मनुष्य उस उद्दीपक से संबंधित अनुक्रिया करने लगता है। ठीक है, इस संबंधों या संवेगों का रूप इतना मजबूत होता है कि थॉर्नडाइक ने इसे बंद सिद्धांत कहा है। क्या कहा है, बंद सिद्धांत कहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो आपसे पूछा जा सकता है, थॉर्नडाइक ने बद्ध सिद्धांत क्यों कहा है और किसको कहा है। तो जो है हम सीखते हैं उसको अगर हम भविष्य में भी उसकी पुनरावृत्ति होती है तो भी हम क्या है, वही अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, और वही संबंध बन जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखें। सीखने के सबसे महत्वपूर्ण रूप को थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल द्वारा अधिगम बताया है। कि प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न एवं त्रुटि। ठीक है, तो प्रयत्न करते हैं तो भूलें भी होती हैं, और भूल होती हैं तो उनको दोबारा उनको क्या है, सही करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तो प्रत्येक प्राणी अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए प्रयत्न करता है। वह बार बार गलतियां करता है और समय भी अधिक लगाता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं, जैसे मान लो हम किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। कभी एक बार हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो हम दूसरी बार फिर से करेंगे। तो इसके लिए क्या है, हम गलतियां भी करेंगे और क्या अधिक समय भी लगाएंगे। ठीक है, प्रयास करने पर वह सफल और लाभप्रद क्रियाओं में अपनाता है। ठीक है, तथा संघर्ष एवं, यहाँ पे संघर्ष आएगा, संघर्ष एवं असफल क्रिया छोड़ता जाता है। अंत में एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जब प्राणी हर बार प्रयास के साथ उसकी गलतियों की संख्या कम होती जाती है। ये जैसे जैसे हम चीज़ों के सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर क्या हो जाती है, जो गलतियां करने की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है, और उसकी संख्या भी, गलती करने की संख्या कम हो जाती है। हम कम गलतियां करते हैं, वह अपने लक्ष्य को कम समय में प्राप्त कर लेता है। और हम क्या करते हैं, इससे हमें क्या होगा, कम समय में अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे और हम ज़्यादा क्या होता है, गलतियां भी नहीं करेंगे। सही है, अब आगे देखेंगे। अब थॉर्नडाइक का प्रयोग, इनने किस किस चीज़ पे प्रयोग किया है,
प्रमुख प्रयोग, इनका फर्स्ट जो प्रमुख प्रयोग है वो है भूखी बिल्ली। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, गाय, बिल्ली, कुत्ता या भूखी बिल्ली। तो वहाँ पर केवल आपको बिल्ली नहीं लगाना है, भूखी बिल्ली लगाना है। ठीक है, कैसी बिल्ली, भूखी बिल्ली। और दूसरा सहयोगी उपयोग क्या किया है, एक और प्रयोग किया था, वो किस पे किया था, सफ़ेद चूहे पे किया था। किस पे, सफ़ेद चूहे पे किया, जिसे हम क्या कहते हैं, भूल भुलैया में भोजन प्राप्त है। ठीक है, भूल भुलैया से क्या है, भोजन प्राप्त होता है। यहाँ पर ये होता है, चूहे को भूल भुलैया से भोजन प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार मैकडूगल मनोवैज्ञानिक ने भी कई प्रकार की क्रिया और यह सिद्धांत कर दिया कि पशु या मनुष्य जितनी बार प्रयत्न करता है उतनी ही उसकी भूलें कम होती जाती हैं और वह सफल क्रिया करना सीख लेता है। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे हम मान लिए किसी हम एग्जाम्पल जो है यहाँ पर खुद को ही ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हम प्रयास करते रहते हैं किसी अपने, हमारा उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट जॉब पाना है। हम इसके लिए क्या करेंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स देंगे। ठीक है, तो एक बार ऐसा आ जाएगा कि हम जो हैं अपनी गलतियां हैं जो तैयारी में हम करते हैं वो हम धीरे धीरे कम कर देंगे। जितना हमें एक्सपीरियंस होता जाता है, जितना हम चीज़ों को सीखते जाते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं बार बार, एक समय ऐसा आता है हमारी गलतियां कम हो जाती है और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, यही इनका सिद्धांत भी है। तो अब हम देखेंगे इसको, आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक का भूखी बिल्ली का प्रयोग, इसको हम डिटेल में जानेंगे कि इनका प्रयोग क्या था। तो ये आपको पेपर में पूछा भी जा सकता है। तो थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत से संबंधित एक प्रयोग एक बिल्ली पर किया। कैसी बिल्ली पे, भूखी बिल्ली पे किया। उसने एक भूखी बिल्ली को एक विशेष प्रकार के संदूक में बंद कर दिया और इस संदूक का दरवाज़ा एक खटके अथवा चटकनी से दबने से खुलता था, कि अगर हम चटकनी को दबाएंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो संदूक के बाहर मछली का एक टुकड़ा रखा। क्या रखा, मछली का एक टुकड़ा रख दिया। इस प्रकार रखा कि अंदर से बिल्ली को वह स्पष्ट दिखाई पड़ता रहे। ठीक है, उन्होंने पहले तो एक संदूक लिया। ठीक है, और उस संदूक को इस तरीके से बंद, उसने क्या करा, भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और उस संदूक में क्या, एक खटका लगा दिया। ठीक है, खटका या चटकनी कह सकते हैं, लेकिन खटका इस तरीके से लगाया कि अगर हम उसके दबाएंगे कि गलती से भी अगर मतलब हम उसको छू लेंगे तो क्या होगा, दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, संदूक का दरवाज़ा खुल जाएगा। और बाहर क्या किया इन्होंने, बाहर इन्होंने एक मछली का टुकड़ा रख दिया और मछली का टुकड़ा इस स्थान पे रखा ताकि बिल्ली देख सके। ठीक है, उसको। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद भूखी बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा एक उद्दीपन का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा है, मछली का टुकड़ा क्या है, उसका उद्दीपन है, उसको उसे प्राप्त करना है। उस टुकड़े को देखकर संदूक में अंदर बिल्ली की अनुक्रियाँ प्रारंभ कर दी। ठीक है, उसने क्या कर दिया, अपनी अनुक्रियाँ उसे प्राप्त करने के लिए, अपने उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए क्या करा, उसने अनुक्रियाएँ, विभिन्न तरीके की अनुक्रियाएँ करने लगी। ठीक है, बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए कई प्रयत्न किए। क्या किए, कई प्रयत्न किए। काफ़ी देर तक बिल्ली संदूक के अंदर ही उछलती कूदती रही तथा उसने अनेक अनुक्रियाएं प्रयत्न तथा भूल के आधार पर की। क्योंकि अगर कुछ चीज़ों को भूल गई तो दोबारा क्या है, उसको रिपीट किया, उसने प्रयत्न करती रही। लेकिन वो एक बार संयोगवश बिल्ली का पंजा संदूक के दरवाजे पे पड़ा। कहाँ पर पड़ा, संदूक के दरवाजे पर पड़ा और वह खुल गया। कैसे, किस तरीके पर, वंश पड़ा, मतलब कि उसने प्रयत्न किया, प्रयत्न करती रही, यहाँ हाथ पैर मारा, वहाँ हाथ पैर मारा, यहाँ हाथ पैर मारा, वहाँ हाथ पैर मारा। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसका पैर जाके, उसका पंजा जाके वहीं पे पड़ा जहाँ दबाने से क्या, संदूक का दरवाज़ा खुलता था। तो बिल्ली ने बाहर रखा हुआ मछली का टुकड़ा खा लिया। अब क्या किया उसने, उसका उद्दीपन उसे मिल गया। ठीक है, उद्दीपन के लिए क्या करा उसने, बहुत सारी अनुक्रियाएं की और उद्दीपन मिलने के बाद क्या है, उसका उद्देश्य भी पूर्ण हो गया। अब हम आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे दिया, इसी प्रकार थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को कई बार दोहराया। ठीक है, तो कई बार दोहराया कि बार बार उन्होंने भूखी बिल्ली को क्या था, संदूक में बंद किया और फिर से उसने जो झटपटाना शुरू किया, इधर उधर पंजे मारे। ठीक है, और फिर क्या, एक समय आता था कि जो दरवाज़ा था खुल जाता था और धीरे धीरे ऐसे क्या हुआ, बिल्ली सीख गई, खुद ब खुद सीख गई। वो वहीं पे दबाती थी, खाना खाती थी, फिर अंदर चली जाती थी। जैसे जैसे प्रयोग की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे बिल्ली कम प्रयास व कम भूल करती रही।
बाहर निकलती रही तथा बिल्ली की गलत अनुक्रियाओं में कमी आती रही। ठीक है, अंत में एक समय ऐसा आया कि बिल्ली बिना कोई भूल किए संदूक के दरवाजा खोलना सीख गई। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, अगर हम प्रयत्न करते रहते हैं तो हमारी जो भूलें होती हैं वो भी कम होती रहती हैं और उनमें समय भी कम लगता रहता है। हम अपने उद्दीपक को जो है बिना समय गवाए ही प्राप्त कर लेते हैं, एक समय ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने बेल आइकन को भी अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करिए। तो अब हम आगे देखेंगे। तो ये प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पीटीसी में पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे, इसको चित्र के अनुसार देखेंगे। देखिए, जैसे इस तरीके से ये बॉक्स है, ये बॉक्स इन्होंने लिया और बॉक्स में क्या बिल्ली को बंद कर दिया। या यहाँ पर क्या है, ये इन्होंने चटकनी लगाई है। ठीक है, और ये इसका क्या है, दरवाजा है। अब ये इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि अगर इसको दबाएंगे तो क्या ये चटकनी खुल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये मांस का या कुछ भी मछली का टुकड़ा रख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्ली एक समय ऐसा आता है कि इसको दबा के खुद ब खुद बाहर निकल के अपना भोजन उद्दीपन, ये भोजन क्या है, इसका उद्दीपन है, उद्दीपक है। ठीक है, भोजन क्या है, उद्दीपक है यहाँ पर। ठीक है, तो उसकी भूल की चीज़ों में भी क्या है, कमी आती जाती है। अगर आपको डायग्राम भी आए तो आप इस तरीके से बॉक्स बना दीजिए, अंदर से बिल्ली बना दीजिए और ये सब चीज़ें लिख दीजिए। ठीक है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रयास एवं त्रुटि के शिक्षा में क्या महत्व है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षा में महत्व पूछा जाता है कि इसका हम अपने शिक्षा में कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस विधि से सीखने से क्रिया सरल हो जाती है। क्या हो जाती है, क्रियाएं जो होती हैं वो सरल हो जाती हैं। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। किस पर, करके सीखने पर बल देता है, जो कि आधुनिक समय में बहुत उपयोगी है। तो आधुनिक समय में क्या उपयोगी है कि हम करके ही क्या है, किसी चीज़ को सीखते हैं। यह सिद्धांत बड़े एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है, इसको उपयोग में हम ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भाषा में शुद्ध उच्चारण वह इस विधि से सीखता है। तो अगर भाषा में अगर उसका शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हम इस विधि का यूज करके जो है उससे सिखा सकते हैं। इस विधि के अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। क्या का, अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास भी होता है। इसके बाद है, इस सिद्धांत से धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। हमारे अंदर क्या आता है, धैर्य आता है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए हम करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें हम भूल भी करेंगे। ठीक है, और भूल तभी कम होंगी जब हम उसको करते रहने का प्रयत्न करते रहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। उदाहरण में क्या है, चलना हो गया, साइकिल चलाना हो, साइकिल चलाते हैं हम तो कैसे चलाते हैं, पहले हम धीरे धीरे चलाना सीखते हैं। ठीक है, तो कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, एक समय ऐसा आ जाता है कि हम खुद ब खुद साइकिल चला लेते हैं। पहले हम दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे गणित के प्रश्न का हल करना, ऐसे गणित के प्रश्नों में होता है। पहले हम जो गणित के प्रश्न जो हैं, जब हम उनके बारे में नहीं जानते तो हम बहुत समय लगाते हैं उसे करने में। जब हम उसको बार बार प्रयास करते रहते हैं, बार बार उसी कॉन्सेप्ट को सीखते रहते हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं, एक समय ऐसा आता है कि हम उसके कोई भी क्वेश्चन हमें मिल जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही कलाकृतियाँ बनाना, ठीक है, सभी में इस सिद्धांत का विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने ये सिद्धांत भी देख लिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसमें जो भी मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है जो आपसे एग्ज़ाम के रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए
ताकि वो भी अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो हमारे साथ हमारी क्लासेस में ऐसे ही जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए नया सिद्धांत लेके आऊँगी, तो वो भी हमारा सिद्धांत इंपॉर्टेंट होगा। और ये आपका अधिगम चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी टीचिंग एग्जाम में देखेंगे इससे रिलेटिव क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी और आपको मेरी क्लासेस भी पसंद आती होंगी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में कल फिर से मिलेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।